यहाँ के महाराज सयाजी गायकवाड़ जो बड़ौदा रियासत के राजा थे, देश के तमाम राजाओं में इनकी एक अलग पहचान थी। ये प्रगतिशील राजा थे। प्रतिवर्ष कुछ बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते थे, क्योंकि यहाँ के जो राजा थे सयाजी गायकवाड़, वो अंग्रेजों से बड़े प्रभावित थे और विशेष रूप से उनकी शिक्षा जो नीति थी उससे बड़े प्रभावित थे। तो प्रतिवर्ष कुछ बच्चों को विदेश भेज देते थे। उनके मन में भी ख्याल आया कि मैं प्रतिवर्ष बच्चों को छात्रवृत्ति देता हूं, विदेश पढ़ने भेजता हूं, लेकिन समाज का एक ऐसा तबका भी है, एक ऐसा वर्ग भी है जिसको कभी ये अवसर नहीं मिला। ऐसे लोग हमेशा चर्चाएं बहुत अच्छी करते हैं। जब बच्चों को छात्रवृत्ति देने की बात होती थी तो वो शिक्षाविदों से परामर्श करते थे। तो उसी परामर्श के दौरान एक बात का पता लगा कि एक अछूत बालक है, उसने BA पास किया है, उसको भी अवसर दिया जा सकता है। तो बड़ौदा के महाराज ने 2 वर्ष के लिए मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। उस छात्रवृत्ति की राशि मात्र 600 रुपया थी, 25 रुपया देकर। तो छात्रवृत्ति को लेकर के भीमराव जून के महीने में 1904 साल के आए थे, 13 में जून के महीने में यहां से गए। जुलाई में 21 जुलाई को वहां पहुंचे कोलंबिया विश्वविद्यालय में। वहां पढ़ाई करते हुए और बहुत सारी डिग्रियां लेने लगे। बड़ौदा के महाराज से अनुरोध किया कि मुझे और पढ़ना है और ये छात्रवृत्ति कम रहेगी, मुझे 1 वर्ष के लिए और सहायता दो। तो छात्रवृत्ति को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ का जो दीवान था वो भीमराव को बार बार चिट्ठी लिखता कि जल्दी लौट के आओ, जल्दी लौट के आओ, क्योंकि छात्रवृत्ति के लिए एवज में एक अनुबंध किया था। अनुबंध समझते हैं ना, एग्रीमेंट किया था, समझौता किया था। तो जब लौट करके आओगे तो बड़ौदा रियासत को 10 वर्ष तक सेवा देनी होगी। भीमराव और चाहते थे कि वो विदेश में पढ़े, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा। आते ही नौकरी की चिट्ठी आ गई। बड़ौदा में आ गए। आते ही पता लग गया कि जो अमेरिका में वातावरण देखा है, जो जर्मनी में वातावरण देखा, जो लंदन में वातावरण देखा, ऐसा भारत में नहीं हो सकता। रेलवे स्टेशन पर कोई लेने नहीं आया। एक इतना ऊंचा पद दिया महाराज ने और लेने के लिए कोई स्टेशन नहीं पहुंचा। दफ्तर में प्रवेश किया तो जो पैरों में घुसने वाली टाट थी उसे समेट लिया गया। पानी मांगा तो चपरासी ने 1 गिलास को मेज पर रख दिया, फिर गिलास को नहीं छुआ। वो 11 दिन बिताए बाबा साहब ने यहाँ पर। मैंने उन 11 दिनों को एक एक दिन को अनुभव करके देखा। बाबा साहब के अनुभवों में से 11 दिनों को मैं बहुत निकटता से अनुभव किया। एक छोटी सी पुस्तक भी तैयार की है, वो 11 दिन। उन 11 दिनों को बाबा साहब ने कैसे जिया
कितनी विषम परिस्थितियां थी। दफ्तर में नौकरी करने वालों के लिए क्लब था, लेकिन बाबा साहब क्लब में नहीं जा सकते थे। दफ्तर के पास में चाय की दुकान थी, कैंटीन थी। अगर वहां एक मुस्लिम बच्चा रहता था, वो नौकर था, अगर वो होता तो चाय का कप दे देता था, अगर वो नहीं होता तो चाय भी नहीं दे सकता। पूरे बड़ौदा शहर में इतना बड़ा शहर था, जहां राजा का महल हो, जहां राजा की रियासत हो, तो वहां, और वो भी आधुनिक राजा हो। होटल तो बहुत थे, लेकिन रहने को जगह नहीं थी। पारसियों की धर्मशाला में एक कमरा लिया, और वो भी सामान्य रूप में नहीं मिला। पारसी संख्या में भले एक मुट्ठी भर हो, लेकिन छुआछूत में तो वो भी आसमान में बैठे थे। जब कोई और रास्ता नहीं मिला, तो धर्मशाला के चौकीदार ने एक तरकीब सुझाई, अगर आप मुझे दुगना पैसा दे दो तो मैं आपको यहां रख लूंगा। बस आपका नाम ये नहीं लिखूंगा जो है, दूसरा नाम लिखूंगा। एक पारसी नाम लिख करके रहने की अनुमति दी। उस धर्मशाला के ऊपर के कमरे में, जहां बहुत सारा कबाड़ भरा था, बाबा साहब लिखते हैं कि वहां चमगादड़ भी लटकते थे, चूहे भी होते थे, चैन से सो नहीं सकते थे, लेकिन विकल्प नहीं था। जो 11वां दिन था, वो तो और भी कष्ट भरा था। बाबा साहब ने बड़ौदा के महाराज से भी मुलाकात की थी, अपनी समस्या को बताया, होटल नहीं मिलने की समस्या को बताया, दफ्तर में होने वाली छुआछूत के बारे में बताया, साथ में काम करने वाले कर्मचारियों के व्यवहार को बताया। तो महाराज का भी एक ही जवाब था कि मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं कि मैं घुमाऊं और एक पल में सबको बदल दूं। अम्बेडकर, समय लगेगा, थोड़ा धैर्य रखो। लेकिन धैर्य किसका रखें? अपमानित होने का या स्वाभिमान को बचाए रखने का? तो 11वें दिन जब पारसी वहां पहुंच गए, गालियां दी, डांट फटकार की, सामान उठा के बाहर फेंक दिया। बाबा साहब ने कहा कि मुझे 1 सप्ताह की मोहलत दे दो, दूसरी व्यवस्था कर लूंगा। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह तो बहुत है, हम 1 घंटे की मोहलत नहीं देंगे। अपमान का घूट करके बाबा साहब आंसू थे। उस बाहर बिखरे सामान को समेटा और सीधा दफ्तर में आए। दीदी अंदर बेन ले जाएगा, वहां से पैदल का ही रास्ता पर, मात्र 10-15 मिनट लगते हैं। अरे और त्याग पत्र लिखा और वहां से निकल लिए। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो पता लगा कि गाड़ी 4 घंटा देरी से है। तो रेलवे स्टेशन आपको वो नष्ट कर दिया है, बताते हैं। रेलवे स्टेशन और सयाजी का जो बाग था, सयाजी महाराज का जो बाग था, उसके बीच में नदी थी, जो अब तो नाला है। नदी को पार करके बाबा साहब बैठे और 4 घंटे तक लगातार चिंतन और मनन करते रहे। बाबा साहब को एक बात याद आ रही थी, अपने पिता की बात याद आ रही थी। बचपन में पिता कहते थे कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। और बाबा साहब सोच रहे थे
मैं आदमी तो बड़ा बन गया, लेकिन वो जाति कभी बड़ा बनने ही नहीं देगी। क्या जवाब दो अपने पिता को? चिंतन मनन करते करते कितनी बार आंखों से आंसू निकले और मन वहां से बदलने लगा, और मन बदलते बदलते संकल्प में बदल गया। वहां बाबा साहब ने बैठ करके संकल्प लिया कि जिस व्यवस्था ने मेरा अपमान किया है, बोले आवाज कम करो, जिस व्यवस्था ने मेरा अपमान किया है, जो व्यवस्था मेरे समाज का स्वाभिमान चकनाचूर कर रही है, मैं उस व्यवस्था को बदल डालूंगा। एक संकल्प लिया। वो दिन 23 सितंबर 1917 का दिन था। शाम का समय था, बरगद का पेड़ था, उसी के नीचे बैठे थे। मैंने पढ़ा तो बहुत बार था, पहली बार मैं संभवतः 11 में यहां पे आया, तब मैंने इस संकल्प भूमि को देखा। बरगद के पेड़ के नीचे छोटा चबूतरा बना था और उसमें एक कागज की तस्वीर शीशे में फ्रेम करके लगा रखी थी, नीचे लिखा था संकल्प भूमि। बहुत निराशा हुई। क्यों हुई निराशा? कि जिस जगह बैठ करके इस सदी के महानायक ने एक संकल्प लिया, जिस संकल्प की वजह से हम जैसे करोड़ों लोगों का जीवन बदल गया, माइक माइक बंधु बनती गई, उस जगह को हम इतना जल्दी भूल जाएंगे, माइक एक कल्पना नहीं की जा सकती। मैं उस भाव को तो नहीं बता सकता कि कैसी अनुभूति थी, लेकिन मन में यह था कि संकल्प भूमि को अगर हम भुला गए तो बाबा साहब को भी भूल जाएंगे। तो फिर दोबारा गुजरात में आने का मौका मिला और 15 में यहां पहली बार एक धर्म कारवां का आयोजन किया। और मैं आपको बताऊं, तथागत के अनुकंपा से जो हम ढूंढ रहे थे वो सब हमें मिल गया। तैयारियां जब चालू थी, कार्यक्रम की तैयारियां हो रही थी, तो मैं भी 4-5 दिन वडोदरा में रुका। हम हर रोज ढूंढते थे कि बाबा साहब जिस कमरे में बैठते थे वो कमरा कौन सा है। मैं वडोदरा के लोगों को कहता रहा, जाओ देखो, जाओ देखो। कुछ सभी घूम के आ जाते थे, मुझे पता नहीं लगता, किसी को नहीं पता कहां है। एक दिन मैंने भी कहा चलो मैं भी चलता हूं। जो ही अंदर प्रवेश किया, दाएं बाएं देखा, उस भवन का जो 1 नंबर कमरा था, सबसे पहला कमरा, जिसके आगे पोर्च बना था, जिसके दरवाजे पर एक छोटा दरवाजा भी था। मैंने पूछा भी ये दरिया, उसमें कबूतर बैठे होते थे, गंदगी थी बहुत सारी। मैंने कहा भी ये कमरा बंद क्यों है? सभी कमरों में काम हो रहा था, उसे एक ही कमरा बंद था। मैंने कहा ये कमरा बंद कब से है? तो एक व्यक्ति ने बताया कि हम तो जब से आए हैं तब से बंद ही है। तो मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया, इस सारी सेक्रेटरीट के अंदर सैकड़ों कमरे हैं और जिस कमरे के आगे पोर्च है, पोर्च में बगल डोर है, उस कमरे को बंद क्यों कर रखा है? तो पता लगा कि इसको स्टोर बना रखा है। तो उस बिल्डिंग का मुख्य कमरा स्टोर क्यों बन सकता है? बस वहीं से दिमाग में एक बात आई। वहीं बैठ के कहा कि हो ना हो यही कमरा तो था बाबा साहब करते थे। हमारे टीम के लोग कमिश्नर के पास गए,
मैं भी गया, मैं वही बैठा रहा। मैं कहा आप जाओ और बता देना कि बाबा साहब यही नौकरी करते थे, इसी कमरे में बैठते थे। जब से बाबा साहब गए तब से कमरा बंद पड़ा है। तो कमिश्नर अच्छा व्यक्ति था, उसने कहा हाँ जी, ये तो मुझे नहीं पता कि बाबा साहब यहां बैठते थे, लेकिन जब से मैं आया तब से कमरा बंद नहीं है। हमने कहा कि इस बिल्डिंग का सबसे मुख्य कमरा है, वो स्टोर कैसे हो सकता है? तो बातचीत करने के बाद कहा तो मैं कोशिश करता हूं इस कमरे को खुलवाता हूं। एक रात में कमरा खाली हो गया, फाइल रखी थी, निकाल दी सारी। अंदर जाकर जब हम गैलरी देखते हैं तो वहां एक चेस्ट भी थी, दीवार में चेस्ट भी थी जिसमें धन रखा जाता है। तो बाबा साहब फाइनेंस सेक्रेटरी थे। हमारी बात की प्रमाणिकता और सिद्ध हो गई, क्योंकि बाबा साहब फाइनेंस सेक्रेटरी थे तो फाइनेंस सेक्रेटरी की ऑफिस में चेस्ट तो होगी। उन्होंने पक्के तौर पर कहा जी बाबा साहब नहीं बैठते थे, और प्रशासन ने मान लिया। उसी दिन उसको साफ सुथरा करवा कर, रंग रोगन करवा करके चाबी हमें दे दी। तो बाबा साहब के हुक्म पावन कि हम उस जगह को ढूंढ पाए। बाद में हमने उसको भी ढूंढा, पारसी धर्मशाला, पारसी धर्मशाला के रिकॉर्ड को भी चेक करवाया, लेकिन उनको भनक लग गई कि अगर रिकॉर्ड में नाम मिल गया तो कभी ये भी ना ले लें। तो बार बार कोर्सपोंडेंस करने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड में बता दिया कि मेरे पास पुराना रिकॉर्ड है ही नहीं। और वो जो पहली बिल्डिंग को तोड़ करके दोबारा बना दी गई है। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि वो बात बताना चाहता हूं। और हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो वो जहां बाबा साहब नौकरी करते थे, एक वो जहां बाबा साहब ने संकल्प लिया। और उस संकल्प का परिणाम देखिए, उस समय में कैसी नौकरी थी वो, फाइनेंस सेक्रेटरी थे, बहुत ऊंचा पद था, और एक झटके में इसने ठुकरा दिया कि स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं हो सकता था। छात्रवृत्ति के लिए समझौता किया था, एग्रीमेंट किया था कि 10 वर्ष नौकरी करूंगा, लेकिन अपमानित होकर के नहीं करूंगा। ये बाबा साहब का स्वाभिमान था। और बड़ौदा के महाराज ने भी कहा, कर्ज लौटाने के लिए नहीं कहा। यहां से बाबा साहब का जीवन बदलता है। वडोदरा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनकर के आए थे, और यहां से बाबा साहब बनकर निकले। भीमराव अंबेडकर यहां आए थे, यहां से बाबा साहब बनकर के निकले हैं, दोबारा विदेश पढ़ने गए। मैं उस सारी कहानियों को नहीं बता रहा हूं, बहुत बार बता चुका हूं, आपने सुना भी होगा। अकेले बाबा साहब ने नहीं, माता रमा ने भी कितना संघर्ष किया। जब बाबा साहब विदेश गए तो यशवंत की उम्र मात्र 6 महीने थी। एक 6 महीने के बच्चे को उसकी मां को छोड़ करके चले गए थे। घर में आजीविका का कोई साधन नहीं था, परिवार भी बड़ा था, एक बुआ भी घर में रहती थी। तो किस प्रकार माता रमा ने अपने परिवार का पालन पोषण किया, आज कल्पना नहीं की जा सकती। 4 वर्ष तक ये काम किया। जब बाबा साहब लौट करके आए तो माता रमा की भी उम्मीदें थी कि अब साहब को नौकरी मिलेगी, परिवार की अच्छी दशा हो जाएगी, लेकिन वो उम्मीदें भी मात्र 11 दिन में ध्वस्त हो गई। जिन बाबा साहब ने हमारे जीवन में उम्मीदें पैदा की, उन्हीं बाबा साहब के सामने उनकी जीवन संगिनी की उम्मीदों को ध्वस्त होकर देखा था। फिर बाबा साहब कॉलेज में नौकरी करते हैं,